क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से फ्रीज हो गया हो? आप किसी हैवी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, शायद कोड कंपाइल कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एडिट कर रहे हैं और एक साथ 20 ब्राउज़र टैब्स चला रहे हैं और अचानक सब कुछ पूरी तरह से रुक जाता है। आपका माउस कर्सर अटक अटक कर बहुत ही स्लो मोशन लैग के साथ चलने लगता है। आपकी मशीन की स्टोरेज एक्सेस लाइट लगातार ब्लिंक करती है और आपके कूलिंग फैंस ऐसे चलने लगते हैं जैसे कोई जेट इंजन उड़ान भर रहा हो। फिर भी इस सारी भाग दौड़ वाली फिजिकल एक्टिविटी के बावजूद आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है। आप एक बटन क्लिक करते हैं और सिर्फ विंडो को आपके टैब को रजिस्टर करने में पूरे 2 मिनट्स लग जाते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने कंप्यूटर साइंस के सबसे फेमस डिजास्टर्स में से एक को लाइव देखा है, जिसे थ्रैशिंग कहते हैं। पिछले सेक्शन में हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी एटीटी के पीछे की मुश्किल मैथ को समझा था। हमने मैथमेटिकली यह प्रूव किया था कि अगर पेज फॉल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं तो सिस्टम परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने में फिजिकल डी रैम को रीड करने से हजारों गुना ज्यादा समय लगता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या होता है जब वह परफॉर्मेंस ड्रॉप सिर्फ एक छोटा मोटा स्लोडाउन नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक ऑपरेशनल कोलैप्स बन जाता है। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस जाल में क्यों फंसते हैं, कैसे सीपीयू शेड्यूलर गलती से चीज़ों को और ख़राब कर देता है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने पीटर डेनिंग के ब्रिलियंट वर्किंग सेट मॉडल और पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम का यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सेक्शन ब्रेक, द कुलिनरी डिजास्टर, थ्रैशिंग के लिए एक मेटाफर। इससे पहले कि हम पेज टेबल्स और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स को देखें, आइए थोड़ी देर के लिए सिलिकॉन की दुनिया से बाहर निकलें और एक बिजी रेस्टोरेंट किचन में चलें। इमेजिन कीजिए कि आप एक एक्सपर्ट शेफ हैं जिन्हें एक साथ 5 कॉम्प्लेक्स 4 कोर्स मील्स तैयार करने का काम दिया गया है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक किचन एनालॉजी का यूज करता है। यह एक छोटे फूड प्रिपरेशन काउंटर जो फिजिकल डीरैम में एक्टिव पेजेस को रिप्रेजेंट करता है, उसे एक वॉक इन फ्रीजर से कंपेयर करता है जो सेकेंडरी डिस्क पर स्टोर्ड इनएक्टिव पेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और यह दिखाता है कि डेटा उनके बीच कैसे आगे पीछे शटल होता है। यहां आपका फिजिकल ऑपरेशनल सेल सेटअप है। वॉक इन फ्रीजर यानी सेकेंडरी स्टोरेज या डिस्क जो एक लंबे हॉलवे के अंत में है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी पेजेस हैं, लेकिन फ्रीजर तक जाने और वापस आने में हर ट्रिप में 5 मिनट्स लगते हैं। काउंटर स्पेस यानी फिजिकल रैम, आपके पास छोटा सा प्रेप डेस्क है जिसमें किसी भी समय केवल 2 प्रेप बाउल्स यानी फ्रेम्स ही आ सकते हैं। किचन कैसे फेल होता है? अगर आप एक समय में केवल 1 डिश बना रहे हैं तो आपके काउंटर पर 2 प्रेप बाउल्स काफी हैं। आप फ्रीजर से चॉप्ड अनियंस और गार्लिक लेते हैं, उन्हें अपने काउंटर पर रखते हैं, बेस सॉस बनाते हैं, डिश कंप्लीट करते हैं, बाउल साफ करते हैं और अगली रेसिपी पर चले जाते हैं। आप फ्रीजर के कुछ ट्रिप्स लगाते हैं, लेकिन आपका ज्यादातर समय एक्चुअल कुकिंग में बीतता है। अब इमेजिन कीजिए कि रेस्टोरेंट मैनेजर आपको एक साथ 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रेसिपीज तैयार करने के लिए फोर्स करता है, जिससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है। रेसिपी नंबर 1 में एक डैश ऑफ साल्ट डालने के लिए आपको काउंटर पर उसके प्रेप बाउल की जरूरत है, लेकिन काउंटर तो फुल है। आप रेसिपी नंबर 3 का प्रेप बाउल उठाते हैं, हॉलवे से होते हुए वॉक इन फ्रीजर तक जाते हैं, उसे एक शेल्फ पर रखते हैं, रेसिपी नंबर 1 का साल्ट बाउल लेते हैं और वापस स्टोव की तरफ आते हैं। इससे पहले कि आप रेसिपी नंबर 1 को स्टिर भी कर पाएं, रेसिपी नंबर 2 को चॉप्ड पार्सले की जरूरत पड़ जाती है। आप रेसिपी नंबर 1 का बाउल उठाते हैं, वापस फ्रीजर तक पूरा रास्ता तय करते हैं, इसे रेसिपी नंबर 2 के बाउल से स्वैप करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। अब रेसिपी नंबर 3 को पेपर चाहिए, आप फिर से फ्रीजर की तरफ भागते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि अभी क्या हुआ? आप अपने वर्किंग डे का 99% समय वॉक इन फ्रीजर तक आगे पीछे भागने में ही बिता रहे हैं। अब आप स्लाइसिंग, सॉटेइंग या प्लेटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सारी फिजिकल एनर्जी पूरी बिल्डिंग में बाउल्स को यहां वहां ले जाने में ही खर्च कर रहे हैं। आपका एक्चुअल कुकिंग थ्रूपुट कोलैप्स होकर 0 हो जाता है, भले ही आप पहले से कहीं ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हों। इसे थ्रैशिंग कहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस तब थ्रैशिंग कर रहा होता है जब वह एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बजाय पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने और डिस्क आईओ ऑपरेशंस का वेट करने में बहुत ज्यादा समय बिताता है। सेक्शन ब्रेक, द कैस्केडिंग फीडबैक लूप ऑफ डेथ। थ्रैशिंग अचानक से कहीं से भी तुरंत नहीं हो जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोर के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव सेल्फ रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप से ट्रिगर होती है।
टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट जैसे एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को सच में मास्टर करने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सब कंपोनेंट्स इस फेलियर का कारण बनने के लिए आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, पेज फॉल्ट हैंडलर, प्रोसेस स्टेट मैनेजर, चैप्टर 2 रिव्यू, सीपीयू शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, चैप्टर 3 रिव्यू। आइए इस फीडबैक लूप को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग के फीडबैक लूप को दिखाता है। यह तब शुरू होता है जब रैम ओवरकमिट हो जाती है, जिससे सभी टास्क्स में पेज फॉल्ट्स का एक सर्ज होता है। इससे प्रोसेसेस स्टॉल हो जाते हैं और वे एक ब्लॉक्ड स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 की तरफ गिर जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस लो सीपीयू यूसेज को सिस्टम आइडलनेस समझ लेता है और इससे भी ज्यादा प्रोसेसेज को एडमिट कर लेता है, जिससे मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ जाती है और यह साइकिल रिपीट होता है। स्टेप 1 मेमोरी ओवरकमिटमेंट। जैसे जैसे आप और एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं, सभी रनिंग प्रोग्राम्स द्वारा एक्टिवली रिक्वायर्ड वर्चुअल पेजेस का टोटल नंबर मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड टोटल फिजिकल फ्रेम्स को एक्सीड करने लगता है। स्टेप 2 फ्रेम एलोकेशन स्टारवेशन। क्योंकि फिजिकल रैम पूरी तरह से फुल है, जब भी प्रोसेस ए को किसी मिसिंग पेज की जरूरत होती है तो ओएस कर्नल को प्रोसेस बी से एक फिजिकल फ्रेम चुराना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस बी उस पेज का यूज कर रहा था। लगभग तुरंत ही प्रोसेस बी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जो पेज फॉल्ट हिट करता है, जिससे ओएस को प्रोसेस बी को सर्विस देने के लिए प्रोसेस सी से फ्रेम चुराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्टेप 3 मास ट्रांजिशन टू द ब्लॉक्ड स्टेट। चैप्टर 2 से हमारे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस को याद करें। जब कोई इंस्ट्रक्शन एक एसिंक्रोनस हार्डवेयर इवेंट को ट्रिगर करता है, जैसे कि डिस्क कंट्रोलर द्वारा एक ब्लॉक रीड करने का वेट करना, तो प्रोसेस सीपीयू कोर पर एग्जीक्यूट होना जारी नहीं रख सकता है। ओएस फॉल्टिंग प्रोसेस को रनिंग स्टेट से बाहर निकालता है और इसे ब्लॉक्ड या वेटिंग क्यू में रख देता है। जैसे ही आपकी मशीन पर हर प्रोग्राम में पेज फॉल्ट्स कैस्केड होते हैं, लगभग हर एक्टिव प्रोसेस डिस्क ऑपरेशंस के कंप्लीट होने का वेट करते हुए ब्लॉक्ड क्यू में फंस जाता है। स्टेप 4 सीपीयू यूटिलाइजेशन प्लमेट्स। क्योंकि सभी प्रोसेसेज सेकेंडरी स्टोरेज का वेट करते हुए ब्लॉक्ड क्यू में फंसे हुए हैं, इसलिए सीपीयू शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू को देखता है और उसे यह पूरी तरह से खाली मिलता है। 0 प्रोसेस लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होने के साथ सीपीयू के पास परफॉर्म करने के लिए कोई काम नहीं होता है। यह एक आइडल स्लीप लूप में चला जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन 95% से गिरकर 5% पर आ जाता है। स्टेप 5 शेड्यूलर की फेटल मिस्टेक यानी गेट ट्रैप। यह वो पिवोटल मैकेनिज्म है जिसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है कि ओएस इसके उसको रोकता क्यों नहीं है। लॉन्ग टर्म सीपीयू शेड्यूलर या सिस्टम लोड मॉनिटर ओवरऑल सीपीयू यूटिलाइजेशन को ट्रैक करता है। इसका प्राइमरी इंजीनियरिंग डिजाइन गोल सीपीयू को जितना हो सके उतना बिजी रखना है। जब शेड्यूलर सीपीयू यूटिलाइजेशन को 5% तक गिरते हुए देखता है, तो वह एक फ्लॉड कंक्लूजन पर पहुंचता है। सीपीयू खाली बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। सिस्टम जरूर अंडरलोडेड होगा। सिस्टम थ्रूपुट को इनक्रीज करने के लिए मुझे स्टोरेज से और भी अधिक प्रोसेस फेच करके और उन्हें फिजिकल मेमोरी में एडमिट करके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना होगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर फिजिकल रैम में ब्रांड न्यू प्रोसेस लोड करता है, लेकिन फिजिकल रैम तो पहले से ही कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थी। इन न्यू प्रोसेस के लिए इनिशियल फ्रेम्स एलोकेट करने के लिए ओएस एग्जिस्टिंग स्ट्रगलिंग प्रोसेस से और भी ज्यादा फ्रेम्स स्ट्रिप कर लेता है। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी नियर 100% तक एक्सप्लोड हो जाती है। प्रोसेसिंग टाइम एंटायरली हॉल्ट हो जाता है और एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्ड लॉकअप में एंटर करता है। सेक्शन ब्रेक। ग्राफिंग थ्रैशिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इस प्रिसाइज डायनेमिक ब्रेकडाउन को एक क्लासिक परफॉर्मेंस कर्व का यूज करके विजुअलाइज करते हैं, जो ओएस टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स में बार आ रहा है। यह डायग्राम सीपीयू यूटिलाइजेशन और मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि जैसे जैसे ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ रन किए जाते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन एक ऑप्टिमल पॉइंट तक बढ़ता है। इस पॉइंट के आगे सिस्टम थ्रैशिंग एक्सपीरियंस करता है, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन एक सडन क्रैश में तेजी से नीचे गिर जाता है। ग्राफ से की टेकअवेज ऑप्टिमल जोन 0 लीड्स टू पीऑप्ट। जैसे जैसे ओएस मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाता है रैम में और अधिक कॉन्करेंट प्रोसेस जोड़ता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन लगातार बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जब भी कोई एक प्रोसेस नेटवर्क या यूजर यूजली ओ के लिए रुकती है तो सीपीयू तुरंत डीआरएम में दूसरी रेडी प्रोसेस पर कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है। पीक पॉइंट पी ऑप्ट ये आइडियल ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड है। फिजिकल रैम कैपेसिटी सभी एक्टिव प्रोसेस के कंबाइंड मेमोरी फुटप्रिंट से मैच करती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। थ्रेशिंग जोन ग्रेटर देन पी ऑप्ट अगर ओएस पी ऑप्ट से आगे वन मोर प्रोसेस को एडमिट करता है तो टोटल फ्रेम डिमांड टोटल अवेलेबल रैम से ज्यादा हो जाती है। प्रोसेस एक दूसरे से फ्रेम चुराना शुरू कर देती हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस पेज फॉल्ट ट्रैप्स से डोमिनेट होते हैं। डिस्क आईओ क्यूज ओवरफ्लो हो जाते हैं और सीपीयू यूटिलाइजेशन सीधे 0 पर गिर जाता है। सेक्शन ब्रेक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वो हाई डिमांड पेजिंग वर्क्स व्हेन इट वर्क्स। किसी सिस्टम को थ्रैशिंग क्लिफ से गिरने से रोकने के लिए हमें पहले एक फाउंडेशनल थियोरिटिकल क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि आखिर डिमांड पेजिंग स्टार्टिंग में ही इतनी स्मूथली चलने में एबल क्यों होती है। अगर 4 GB वर्चुअल एड्रेस स्पेस वाला कोई प्रोग्राम अपनी मेमोरी लोकेशंस को पूरी तरह से रैंडमली एक्सेस करे तो डिमांड पेजिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। आप लगभग हर सिंगल इंस्ट्रक्शन पर एक पेज फॉल्ट ट्रिगर करेंगे। फॉर्च्यूनेटली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मेमोरी को रैंडमली एक्सेस नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन एक पावरफुल एम्पिरिकल प्रॉपर्टी शो करता है जिसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और इसके 2 मेन टाइप्स को डिटेल में समझाता है। फर्स्ट, टेम्पोरल लोकेलिटी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में सेम मेमोरी लोकेशन को बार बार एक्सेस करने को डिस्क्राइब करती है जिसे लूप के अंदर वेरिएबल्स के जरिए इलस्ट्रेट किया गया है। सेकंड, स्पेशियल लोकेलिटी क्विक सक्सेशन में एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने को डिस्क्राइब करती है जिसे सीक्वेंशियल एरे ट्रैवर्सल्स या इंस्ट्रक्शंस के जरिए डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। टेम्पोरल लोकेलिटी लोकेलिटी इन टाइम अगर किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को वन टाइम रेफरेंस किया जाता है तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसे नियर फ्यूचर में फिर से रेफरेंस किया जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लूप कंट्रोल वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 1000 आई प्लस प्लस सम कैलकुलेशन के अंदर एक्यूमुलेटर वेरिएबल्स या फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड सबरूटीन्स और फंक्शन कॉल्स। स्पेशल लोकेलिटी यानी लोकेलिटी इन स्पेस अगर किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया जाता है तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके पास वाले मेमोरी लोकेशंस को भी जल्द ही रेफरेंस किया जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है एक 1D एरे के थ्रू सीक्वेंशियली इटरेट करना या मेमोरी में एक दूसरे के पास स्टोर की गई कंपाइल्ड मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस की लगातार लाइंस को एग्जीक्यूट करना या किसी स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रक्ट के अंदर के एडजेसेंट फील्ड्स को एक्सेस करना। द लोकेलिटी मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन लोकेलिटी की वजह से एक रनिंग प्रोग्राम को अपने पूरे एड्रेस स्पेस को एक साथ एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय जैसे जैसे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ये लोकेलिटीज के एक सीक्वेंस के थ्रू मूव करता है। एक लोकेलिटी सिंपली पेजेस का एक क्लस्टर है जो किसी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन फेज के दौरान एक्टिवली एक साथ यूज किए जाते हैं। यह डायग्राम टाइम के साथ मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह एक सिस्टम को एक इनिशियल डेटा पार्सिंग फेज से जो मेमोरी पेजेस के एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक्सेस करता है एक सब्सीक्वेंट डेटा प्रोसेसिंग फेज में ट्रांजिशन करते हुए दिखाता है जो मेमोरी पेजेस के एक डिफरेंट क्लस्टर को टारगेट करता है। जब आपका प्रोग्राम किसी इनपुट फाइल को पार्स कर रहा होता है तो ये लोकेलिटी ए के अंदर ऑपरेट करता है जहां यह पार्सिंग और बफर मेमोरी के लिए कोड पेजेस का यूज करता है। जब पार्सिंग खत्म हो जाती है और यह डेटा सेट को सॉर्ट करने की तरफ बढ़ता है तो एग्जीक्यूशन लोकेलिटी बी पर शिफ्ट हो जाता है जहां यह एरे स्टोरेज और सॉर्ट एल्गोरिदम फंक्शंस का यूज करता है। क्रूशियल इंसाइट जब तक फिजिकल रैम प्रोसेस की करंट लोकेलिटी को रखने के लिए काफी बड़ी है प्रोग्राम नियर 0 पेज फॉल्ट्स के साथ टॉप स्पीड पर एग्जीक्यूट होगा। अगर फिजिकल रैम एक्टिव लोकेलिटी के साइज से छोटी है तो थ्रेशिंग होती है। सेक्शन ब्रेक पीटर डेनिंग का वर्किंग सेट मॉडल 1968 में कंप्यूटर साइंटिस्ट पीटर डेनिंग ने प्रोसेस मेमोरी की जरूरतों को मॉडल करने और थ्रेशिंग को परमानेंटली खत्म करने के लिए एक फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था जिसे द वर्किंग सेट मॉडल कहते हैं। डेनिंग के मॉडल का कोर प्रेमाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हर रनिंग प्रोसेस की एक्टिव लोकेलिटी को ट्रैक करना चाहिए और यह एश्योर करना चाहिए कि किसी प्रोसेस को केवल तभी रन करने की परमिशन दी जाए जब उसकी एक्टिव लोकेलिटी के सभी पेजेस फिजिकल रैम में फिट हो सकें। चलिए इस मॉडल के कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। सेक्शन ब्रेक द वर्किंग सेट विंडो और डेल्टा
एक प्रोसेस की करंट लोकेलिटी को अप्रोक्सीमेट करने के लिए ओएस एक स्लाइडिंग टाइम पैरामीटर का यूज करके उसकी रीसेंट मेमोरी रेफरेंस हिस्ट्री को एग्जामिन करता है, जिसे वर्किंग सेट विंडो डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा रिसेंट मेमोरी रेफरेंसेस के एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 10,000 मेमोरी एक्सेसेस। अगर डेल्टा को बहुत स्मॉल चूज किया जाता है तो यह एंटायर प्रोसेस लोकेलिटी को कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर डेल्टा को बहुत लार्ज चूज किया जाता है तो ये मल्टीपल डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज को ओवरलैप कर देगा, जिससे ये ओवर एस्टिमेट हो जाएगा कि प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की जरूरत है। अगर डेल्टा इन्फिनिटी की तरफ लीड करता है तो वर्किंग सेट में वो हर पेज शामिल हो जाता है जिसे प्रोसेस ने अपने एंटायर लाइफ टाइम के दौरान कभी भी टच किया था। सेक्शन ब्रेक। वर्किंग सेट साइज WSSI। एक दिए गए प्रोसेस आई के लिए उसके वर्किंग सेट साइज WSSI को उस प्रोसेस द्वारा मोस्ट रिसेंट विंडो डेल्टा के दौरान रेफरेंस किए गए डिस्टिंक्ट पेजेस के टोटल नंबर के रूप में डिफाइन किया जाता है। चलिए पेज एक्सेसिस के एक कंक्रीट सीक्वेंस को देखते हैं, यह समझने के लिए कि WSSI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्कड एग्जाम्पल। सपोज हम प्रोसेस P1 द्वारा जनरेट किए गए फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल मेमोरी पेज रेफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस सीक्वेंस ओपन ब्रैकेट डॉट्स 6157 77516 234 1234443434 क्लोज ब्रैकेट। अब चलिए डेल 12 to 10 मेमोरी रेफरेंसेस के विंडो साइज का यूज करके समय के 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर वर्किंग सेट साइज को मेजर करते हैं। ये एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में वर्किंग सेट मॉडल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। ये एग्जीक्यूशन के दौरान समय के 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर पेज रेफरेंसेस को कंपेयर करता है। हर पॉइंट के लिए सिस्टम 10 पेज रेफरेंसेस की एक स्लाइडिंग विंडो को एग्जामिन करता है। उस विंडो के अंदर एक्सेस किए गए यूनिक पेजेस को काउंट करता है और फ्रेम्स में उसके करस्पोंडिंग वर्किंग सेट साइज को कैलकुलेट करता है। नोटिस कीजिए कि कैसे WSSI डायनामिकली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे जैसे प्रोग्राम डिफरेंट लॉजिक फेजेस से ट्रांजिशन करता है। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम वाइड फ्रेम एलोकेशन कंडीशन। एक बार जब OS सिस्टम में रन कर रहे हर प्रोसेस के लिए WSS कंप्यूट कर लेता है तो वह टोटल सिस्टम मेमोरी डिमांड D को कैलकुलेट करने के लिए उन्हें सम कर देता है। D इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n ऑफ WSS सब I, जहां n एक्टिव प्रोसेसेस का टोटल नंबर है और WSSI प्रोसेस I का वर्किंग सेट साइज है। मान लीजिए M कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल फिजिकल रैम फ्रेम्स के टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिवेंशन के बारे में मेमोरी मैनेजमेंट के कोर लॉजिक को आउटलाइन करता है। यह टोटल मेमोरी डिमांड को अवेलेबल फिजिकल मेमोरी से कंपेयर करता है। जब मेमोरी डिमांड अवेलेबल लिमिट्स के अंदर होती है तो सिस्टम लो पेज फॉल्ट्स के साथ स्टेबल रहता है। हालांकि जब डिमांड अवेलेबल फिजिकल मेमोरी को एक्सीड कर जाती है तो थ्रैशिंग होना तय हो जाता है, जिससे प्रोसेस स्टारवेशन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। OS थ्रैशिंग को रोकने के लिए वर्किंग सेट मॉडल का यूज कैसे करता है। अगर OS कैलकुलेट करता है कि D ग्रेटर देन M है तो यह तुरंत प्रिवेंटिव एक्शन लेता है। प्रोसेस सस्पेंशन यानी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। OS एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है, उनके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करता है और उन्हें रेडी या रनिंग क्यूज से बाहर निकालकर एक सस्पेंडेड स्टेट में ले जाता है, यानी उनके पेजेस को पूरी तरह से सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में स्वैप कर देता है। फ्रेम रीएलोकेशन। सस्पेंडेड प्रोसेस द्वारा फ्री किए गए फिजिकल फ्रेम्स को बाकी बचे एक्टिव प्रोसेसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि हर रनिंग प्रोसेस WSSI लेस देन और इक्वल टू एलोकेटेड फ्रेम्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। प्रोसेस रिजम्पशन। जैसे ही एक्टिव प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन खत्म करते हैं और अपनी फिजिकल मेमोरी फ्री करते हैं, OS सस्पेंडेड प्रोसेसेस को वापस DRAM में ले आता है ताकि वे क्लीनली एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर सकें। कंडीशन D लेस देन और इक्वल टू M को एनफोर्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम ये गारंटी देता है कि रनिंग प्रोग्राम्स में लगभग कभी भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, जिससे CPU यूटिलाइजेशन पीक एफिशिएंसी पर बना रहता है। सेक्शन ब्रेक। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी यानी PFF द प्रैक्टिकल हार्डवेयर अप्रोच। हालांकि पीटर डेनिंग का वर्किंग सेट मॉडल थ्योरेटिकली काफी एलिगेंट है, लेकिन इसे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में इंप्लीमेंट करने से एक भारी कंप्यूटेशनल ओवरहेड आता है। साइज डेल्टा की स्लाइडिंग विंडो को अपडेट करने के लिए रियल टाइम में हर एक मेमोरी रेफरेंस को ट्रैक करने के लिए, हर इंस्ट्रक्शन को इंटरसेप्ट करने या हर पेज एक्सेस के लिए महंगे हार्डवेयर बिट्स को मेंटेन करने की जरूरत होती है।
मॉडर्न हाई स्पीड प्रोसेसर्स इस कंटिन्यूअस रन टाइम मॉनिटरिंग ओवरहेड को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इसे सॉल्व करने के लिए सिस्टम इंजीनियर्स ने एक डायरेक्ट और लो ओवरहेड अल्टरनेटिव डेवलप किया, जिसे पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी यानी PFF कहा जाता है। वर्किंग सेट पेजेस को सीधे मेजर करने के बजाय PFF इसके रिजल्टिंग बिहेवियर को मेजर करता है, खासतौर पर यह कि कोई प्रोसेस कितनी बार पेज फॉल्ट एक्सेप्शन ट्रिगर करता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होने वाले पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम को समझाता है। यह दिखाता है कि समय के साथ पेज फॉल्ट रेट अपर और लोअर थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से कैसे बदलता है। जब पेज फॉल्ट रेट अपर थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाता है तो सिस्टम थ्रैशिंग जोन में एंटर कर जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि और ज्यादा मेमोरी फ्रेम्स एलोकेट करने की जरूरत है। इसके अपोजिट, जब रेट लोअर थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है तो सिस्टम वेस्टेड मेमोरी जोन में एंटर कर जाता है, जो यह सिग्नल देता है कि रिसोर्स यूसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेमोरी फ्रेम्स को रिक्लेम किया जाना चाहिए। PFF एल्गोरिदम कैसे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हर रनिंग प्रोसेस के लिए 2 क्लियर थ्रेशोल्ड मार्कर्स सेट करता है। अपर थ्रेशोल्ड एस हाई, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेज फॉल्ट रेट है। लोअर थ्रेशोल्ड एस लो, मिनिमम पेज फॉल्ट रेट है, जिसके पहले मेमोरी को अंडर यूटिलाइज्ड माना जाता है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो OS उसके सक्सेसिव पेज फॉल्ट्स के बीच के टाइम इंटरवल को ट्रैक करता है। सिनेरियो ए, फॉल्ट रेट एस हाई से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि पेज फॉल्ट्स के बीच का टाइम बहुत ही शॉर्ट है। प्रोसेस हेल्प के लिए चिल्ला रही है क्योंकि उसका करंट फिजिकल फ्रेम एलोकेशन उसके एक्टिव वर्किंग सेट से छोटा है। OS एक्शन इस प्रोसेस को इमीडिएटली एडिशनल फिजिकल फ्रेम्स एलोकेट करें। अगर रैम में कोई फ्री फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है तो मेमोरी फ्री करने के लिए किसी दूसरी प्रोसेस को सस्पेंड कर दें। सिनेरियो बी, फॉल्ट रेट लो से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि पेज फॉल्ट्स के बीच का टाइम बहुत लंबा है। प्रोसेस के पास स्मूथली रन करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेमोरी है और उसके कुछ एलोकेटेड फ्रेम्स खाली बैठे हैं। OS एक्शन इस प्रोसेस से अनयूज्ड फिजिकल फ्रेम्स को वापस ले लें और उन्हें फ्री फ्रेम पूल में वापस ऐड कर दें ताकि दूसरी एप्लीकेशंस उनका यूज कर सकें। PFF ऑटोमेटिक कंट्रोल लूप की तरह काम करता है। यह ऑन द फ्लाई कंटिन्यूअसली फ्रेम एलोकेशंस को एडजस्ट करता रहता है, जिससे हर प्रोसेस एस लो और एस हाई के बीच के स्टेबल जोन में स्मूथली ऑपरेट करती रहती है। सेक्शन ब्रेक, ग्लोबल वर्सेस लोकल फ्रेम एलोकेशन, ब्लास्ट रेडियस कंट्रोल। जब फिजिकल मेमोरी कम हो जाती है और कोई प्रोसेस फॉल्ट करती है तो OS कैसे डिसाइड करता है कि किस फ्रेम को बाहर निकाला जाए? पॉलिसी का चॉइस इस बात में एक मैसिव रोल प्ले करता है कि थ्रैशिंग पूरे सिस्टम में कैसे फैलती है। यहाँ 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ग्लोबल और लोकल फ्रेम एलोकेशन पॉलिसीज को कंपेयर करता है। ग्लोबल फ्रेम रिप्लेसमेंट एक ऐसे प्रोसेस को जो पेज फॉल्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, सिस्टम के किसी भी प्रोसेस से मेमोरी फ्रेम लेने के लिए अलाउ करता है, जो हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे सिस्टम वाइड थ्रैशिंग का रिस्क रहता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में लोकल फ्रेम रिप्लेसमेंट एक प्रोसेस को अपने खुद के फ्रेम्स को ही इविक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, जो थ्रैशिंग बिहेवियर को आइसोलेट तो कर देता है लेकिन सिस्टम को मेमोरी नीड्स के चेंजेस के हिसाब से एडाप्ट होने में स्लो बना देता है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, ग्लोबल रिप्लेसमेंट के तहत जब प्रोसेस ए को एक फिजिकल फ्रेम की जरूरत होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल मेमोरी में किसी भी प्रोसेस से एक विक्टिम पेज सिलेक्ट कर सकता है। द प्रॉब्लम, ग्लोबल रिप्लेसमेंट की वजह से थ्रैशिंग कॉन्टेजियस हो सकती है। अगर प्रोसेस ए थ्रैशिंग शुरू कर देता है तो यह प्रोसेस 20 फ्रेम्स चुराना शुरू कर देगा। प्रोसेस बी अब अपना क्रिटिकल वर्किंग सेट खो देता है, इसलिए यह फॉलिंग शुरू कर देता है और प्रोसेस सी से फ्रेम्स चुराने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में एक सिंगल इल बिहेव्ड प्रोसेस पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे मशीन सिस्टम वाइड थ्रैशिंग में चली जाती है। लोकल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, लोकल रिप्लेसमेंट के तहत हर प्रोसेस को एक स्ट्रिक्ट फ्रेम कोटा असाइन किया जाता है। जब प्रोसेस एक पेज फॉल्ट ट्रिगर करता है तो उसे केवल खुद को एलोकेट किए गए विक्टिम फ्रेम को ही सिलेक्ट करने की परमिशन होती है। द बेनिफिट, लोकल रिप्लेसमेंट एक बिल्डिंग में फायर डोर की तरह काम करता है। यह थ्रैशिंग के ब्लास्ट रेडियस को आइसोलेट कर देता है। अगर प्रोसेस ए अपने असाइन किए गए कोटे से ज्यादा मेमोरी की डिमांड करता है तो प्रोसेस ए आइसोलेशन में थ्रैश करेगा। हालांकि प्रोसेस बी, प्रोसेस सी और OS डेस्कटॉप इंटरफेस पूरी स्पीड से स्मूथली एग्जीक्यूट होते रहेंगे क्योंकि उनके वर्किंग सेट्स पूरी तरह से अनटच्ड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक,
चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्वांटिटेटिव और कॉन्सेप्चुअल मास्टरी। अब जब हमने थ्रेशिंग डायनेमिक्स, वर्किंग सेट्स और फ्रेम एलोकेशन पॉलिसीज को समझ लिया है, तो इन टेक्निकल असेसमेंट प्रॉब्लम्स के साथ अपनी समझ को टेस्ट करें। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1। एक ऐसे सिस्टम पर विचार करें जिसमें m=6 फिजिकल डी रैम फ्रेम्स हैं। यहां 3 एक्टिव प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं जिनके इवेल्युएटेड वर्किंग साइजेस इस प्रकार हैं: WS1=2 फ्रेम्स, WS2=3 फ्रेम्स, WS3=2 फ्रेम्स। सिस्टम का क्या होगा? वर्किंग सेट मॉडल के तहत OS शेड्यूलर को क्या स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिसीजन लेना चाहिए? आंसर और डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखने के लिए क्लिक करें। स्टेप 1। टोटल मेमोरी डिमांड D को कंप्यूट करें। D equals the sum of WS sub I which equals WS sub 1 plus WS sub 2 plus WS sub 3 which equals 2 plus 3 plus 2 which equals 7 frames. Step 2. D को टोटल अवेलेबल फ्रेम्स M से कंपेयर करें। D equals 7 which is greater than M which equals 6. सिस्टम डायग्नोस्टिक। टोटल सिस्टम डिमांड 7 फ्रेम्स, अवेलेबल फिजिकल रैम 6 फ्रेम्स से ज्यादा है। सिस्टम थ्रैशिंग के इमीडिएट खतरे में है। रिक्वायर्ड OS एक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 3 सिलेक्ट करना होगा, उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करना होगा और उसके सारे फ्रेम्स को डिस्क में स्वाइप आउट करना होगा। इससे एक्टिव सिस्टम डिमांड घटकर इतनी हो जाती है: D sub new equals WS sub 1 plus WS sub 2 which equals 2 plus 3 which equals 5 frames. चूंकि 5 लेस देन या इक्वल टू 6 है प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, अब हार्डवेयर DRAM स्पीड्स पर बिना थ्रैशिंग के सेफली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे ही एक कंप्लीट होता है, प्रोसेस 3 को सेफली रिज्यूम किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2। CPU यूटिलाइजेशन को कम करने से कभी कभी एक अनऑप्टिमाइज्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाने के लिए क्यों प्रॉम्प्ट करता है, और थ्रैशिंग के दौरान यह काउंटर प्रोडक्टिव क्यों होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए CPU यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है। नॉर्मल कंडीशंस में लो CPU यूटिलाइजेशन का मतलब है कि सिस्टम अंडरलोडेड है इसलिए, और ज्यादा प्रोसेस ऐड करने से सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ती है। हालांकि थ्रैशिंग के दौरान CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप हो जाता है क्योंकि एक्टिव प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में फंस जाते हैं जो पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने के लिए डिस्क IO का वेट कर रहे होते हैं। इस लो यूटिलाइजेशन को सिस्टम की आइडलनेस समझकर शेड्यूलर रैम में और भी ज्यादा प्रोसेसेस को एडमिट कर लेता है। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस से फ्रेम्स को स्टील करता है, पेज फॉल्ट रेट्स को और बढ़ाता है IO क्यूज में, और ज्यादा टास्क को स्टॉल करता है और सिस्टम ब्रेकडाउन को तेज करता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3। मान लीजिए कि एक प्रोसेस समय के साथ इस सीक्वेंस में मेमोरी पेजेस को एक्सेस करता है। ओपन ब्रैकेट डॉट्स 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 क्लोज ब्रैकेट। डेल्टा इक्वल टू 6 के विंडो साइज के लिए इस सीक्वेंस के एंड में इस प्रोसेस का वर्किंग सेट साइज WSS कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 1। लास्ट डेल्टा इक्वल टू 6 मेमोरी पेज रेफरेंसेज को आइसोलेट कीजिए। स्ट्रिंग सीक्वेंस में लास्ट 6 एंट्रीज को देखते हुए विंडो कंटेंट्स इक्वल्स ओपन ब्रैकेट 5 1 2 3 4 5 क्लोज ब्रैकेट। स्टेप 2। विंडो के अंदर यूनिक या डिस्टिंक्ट पेज नंबर्स को काउंट कीजिए। एक्सेस्ड पेजेस का यूनिक सेट 1 2 3 4 5 है। रिजल्ट वर्किंग सेट साइज यानी WSS 5 फ्रेम्स के इक्वल है। टेकअवे ये है कि इस एग्जीक्यूशन फेज को बिना किसी फॉल्ट के रन करने के लिए OS को इस प्रोसेस के लिए कम से कम 5 फिजिकल फ्रेम्स की गारंटी देनी होगी। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी द एंटी थ्रैशिंग टूलकिट। यहां वर्चुअल मेमोरी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने वाले कोर प्रिंसिपल्स का आपका क्विक रेफरेंस रिकैप है। यह रेफरेंस गाइड ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के की कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है जिसमें थ्रैशिंग को रोकने पर फोकस किया गया है। यह थ्रैशिंग को एक ऐसी स्टेट के रूप में डिफाइन करती है जहां सिस्टम टास्क्स एग्जीक्यूट करने के बजाय पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने में ज्यादा समय स्पेंड करता है और टेम्पोरल और स्पेशल लोकेलिटी के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझाती है। यह गाइड एक्सप्लेन करती है कि मेमोरी डिमांड को फिजिकल कैपेसिटी से नीचे रख पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर फ्रेम एलोकेशन को एडजस्ट करके और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए लोकल वर्सेस ग्लोबल रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को कंपेयर करके सिस्टम स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि लोड के तहत वर्चुअल मेमोरी कैसे ऑपरेट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स फिजिकल DRAM को कैटास्ट्रोफिक थ्रैशिंग से कैसे बचाते हैं,
तो हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैसिव 64 बिट एड्रेस स्पेसेस के लिए पेज स्ट्रक्चर्स को कैसे स्केल करते हैं। डायरेक्टली 7.5 एडवांस्ड पेजिंग कॉन्सेप्ट्स इन्वर्टेड पेज टेबल्स और मेमोरी मैप्ड फाइल्स में स्टेप इन करें, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि मॉडर्न सिस्टम्स गीगाबाइट्स ऑफ पेज टेबल्स को सफाई से कैसे मैनेज करते हैं और फाइल्स को सीधे प्रोसेस मेमोरी स्पेसेस में कैसे मैप करते हैं।